हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने सारा सिलेबस जारी कर दिया है। उसमें जो पहले का सिलेबस था हिंदी का, उसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। उसने बताया कि उपसर्ग प्रत्यय हमें नहीं पढ़ने हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना। हमको पढ़ना पता नहीं आयोग कहाँ से पूछ देगा। और दूसरी बात ये है, जो उपसर्ग प्रत्यय शब्द शक्तियाँ हैं, ये हमारी पीजीटी में हर हालत में पूछी जाएंगी, क्योंकि ये जो सिलेबस है देखा जाए तो टीजीटी सिलेबस में कोई विशेष अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। तो हम लोग को सारा सिलेबस कवर करना है, सब कुछ पढ़ना है, व्याकरण में छोड़ना कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने सिलेबस में दिया कि उपसर्ग प्रत्यय नहीं पढ़ना, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि अब हम लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए। जिन भाई बहनों ने अपनी तैयारी नहीं शुरू की वो तुरंत शुरू कर दें और 2026 में एक सीट अपनी पक्की कर लें, क्योंकि अब जो विज्ञापन है वो डेट्स के सहित आएगा। अब जो विज्ञापन जारी करेंगे तो ये हमें लगता है कि शायद अगस्त के लास्ट सप्ताह तक विज्ञापन जारी हो जाए। तो हम लोगों को अब बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, 2-3 महीने की और मेहनत है और बस एक सीट ले लेनी है। तो चलिए हम लोग आज कुछ 100 प्रश्न आधुनिक काल से करेंगे। आधुनिक काल का जो पहला खंड है जिसमें हमारा भारतीय युग आता है, तो पहला काल हमारा भारतीय युग, उससे हम कुछ 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो चलिए हम लोग एक साथ पढ़ते। अगर आपको प्रश्न मेरे अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। प्लीज शेयर जरूर कर दिया करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है। तो चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य की अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान मतलब क्या नाम दिया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या नाम दिया गया, तो आधुनिक काल कहा गया। दूसरा प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है, तो ये गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न हमारा सुमेलित करने वाला है। जैसे हमारा आलम हमारे रीति किस काल के कवि हैं, तो आलम हमारे रीतिकाल की जो रीति मुक्त धारा है उसके कवि हैं। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि हैं। अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के कवि, जायसी हमारे भक्ति काल के कवि। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगला प्रश्न है कि यह युग भारतीय बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा, तो ये इसमें प्रश्न का जो आंसर दिया गया वो गलत दिया गया है। तो इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने भारतीय युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल को नवजागरण काल की संज्ञा किसने दी, तो ये रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह कथन किसका था, तो डॉक्टर मैनेजर पांडे का कथन था। अगला प्रश्न है आधुनिक कालीन साहित्य की भाषा क्या थी, तो जो आधुनिक काल की भाषा हमारी है खड़ी बोली, जो मानक भाषा को इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम किसने दिया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला प्रश्न है आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आधुनिक काल का जो प्रवर्तक है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक जागरण संबंधी संस्थाओं में कौन सी संस्था आती है, तो इसमें सारी संस्थाएं आती हैं, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन, उपयुक्त सभी। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। विकल्प हमारा बी सही है इसमें। अगला प्रश्न है आधुनिक काल के संबंध में क्या सही है, तो जो आंसर हमारा इसमें सी है, वो कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी थी। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने सांस्कृतिक जागरण संबंधी किस संस्था की स्थापना की है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक गद्य की भाषा इनमें से कौन सी थी, तो प्रारंभिक जो गद्य की भाषा थी वो ब्रजभाषा थी। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने किस प्रकार का योगदान दिया, तो बाइबिल का अनुवाद कराकर लोगों में बांटकर योगदान दिया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। अगला प्रश्न है भारतीय युग की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसमें विरह वर्णन भारतीय युग की प्रवृत्ति नहीं थी। जो विरह वर्णन है वो छायावाद और रीतिकाल की प्रवृत्ति थी। भारतीय युग की प्रवृत्ति में राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक व्यवस्था का वर्णन, हास्य व्यंग्य एवं समस्याएं पूर्ति रचना लिखी थी जिसमें। अगला प्रश्न है भारतीय युग को नई धारा यानी प्रथम उत्थान का नाम किसने दिया, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अगला प्रश्न है भारतीय युग को वर्तमान काल की संज्ञा किसने दी, तो मिश्र बंधुओं ने दी थी। समय सीमा जो है 1868 से 1893 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय युग नई धारा प्रथम उत्थान काल की समय सीमा कितनी मानी, तो 1868 से 1893।
विकल्प हमारा बी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किसी के लेखों की रचना व्याकरण पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। ये तो भारतेंदु के जो लेखक थे उनकी रचना। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु के साहित्यकार नहीं है। तो प्रेमचंद भारतेंदु के साहित्यकार नहीं है, जिसमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह ये भारतेंदु के साहित्यकार हैं। इनमें से भारतेंदु के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन कौन से आते हैं? तो इसमें हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त जैसे भारतेंदु के कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नवजागरण का बी से भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, तदी समाज में किसका संबंध था? तो तदी समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। अगला प्रश्न, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, मैं धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये जो पंक्तियां हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस कविता में भारतीय सेना की विजय का उल्लेख किया है? तो विजयनी विजय बजंती में। अगला प्रश्न, भारतेंदु का जन्म वर्ष क्या था? तो 1850 में इनका जन्म, तो 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतेंदु के गुरु का नाम क्या था? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध का भारतेंदु का नहीं है? तो बालकृष्ण जो बाल मुकुंद गुप्त हैं वो भारतेंदु के निबंधकार नहीं, बाकी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और लाला श्रीनिवास दास ये निबंध भारतेंदु के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु के नाटककार कौन है? तो लाला श्रीनिवास भारतेंदु के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो ये 100 आजान एक सुजान जो बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है 100 आजान एक सुजान से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्यम किसकी रचनाएं हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, उर्दू का सैफा कविता किस कवि की है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न आता है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, किस सन में दिया था? तो 1884 में। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? तो जानकी मंगल में अभिनय किया था। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो भारतेंदु की है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में रचना की थी? तो ये जो उर्दू में रचना रचा उपनाम का प्रयोग करके उर्दू में रचनाएं किया करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने लगभग कितनी काव्य रचनाओं की रचना की थी? तो 70 रचनाएं थी इनकी। ये इनका दोहा है, भारतेंदु का बड़ा प्रसिद्ध ही दोहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो ये इसके जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। पैरोडी, श्यापा, गाली, मुकरी, प्यार, लावनी शैली के रूप में किसने कविताएं लिखी थी? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविताएं लिखी थी। अगला प्रश्न, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो विकल्प हमारा बी सही सी सही है, तो प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न है, कहाँ करुणादि केसर सोए, जागत नाए लाख जतन कर भारतवासी रोए। ये पंक्तियां भी हमारी किसकी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां। भीतर भीतर सब रचू से हंस हंस के तन मन धन मुझसे, इस पंक्ति रचनाकार कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगली पंक्ति हमारी है कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंस के तन मन धन मुझसे, इस पंक्ति के जो पंक्तिकार या रचनाकार हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि रोबो सब मिली आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत भूषा न देखी जाई। इस पंक्ति के रचनाकार भी हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न हमारा कि हाय हाय हो उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय। इस यह पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो फूलों का गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक रचनाकार कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। रिपुनाष्टक के रचनाकार भी कौन है? तो विकल्प हमारा डी सही है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है। अगला प्रश्न है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो विकल्प हमारा सी सही है, अयोध्या प्रसाद खत्री ने।
अगला प्रश्न है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखा करते थे? तो अबरूप नाम का प्रयोग करते थे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। अगला प्रश्न है इनमें से किसने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी? तो जो हमारे भारत के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने कविताएं लिखी थी। तो विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है प्रेमधन की कौन सी रचना खड़ी बोली में रची गई है? तो ये मयंक महिमा जो रचना है प्रेमधन की वो खड़ी बोली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रेमधन सर्वस्व शीर्षक से इनमें से किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो प्रेमधन सर्वस्व शीर्षक में रचना जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रास सम्मेलन कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो प्रास सम्मेलन प्यार छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि बगियान बसंत बसेरो की बसीर त्याग तपाई ना चिपचैत की चांदनी चाहवरी चर्चा चलिए को चलाई ना। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन है। ये देखिए अगले इसमें आधी पंक्ति इधर दी गई चिपचैत की चांदनी चाहवरी चर्चा चलिए को चलाई ना पंक्ति किसकी थी? तो ये पंक्ति प्रेमधन की थी। हिंदी की हिमायत शीर्षक से कविता किसने लिखी थी? तो जो हमारे प्रताप नारायण मिश्र हैं भारत के कवि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए वेटिंग पार्ट लगा लीजिए, ये इस बार कविता परीक्षा में छपेगा प्रश्न। अगला प्रश्न पपीहा जो पूछी है पीयू कहाँ पंक्ति किसकी है? तो ये हमारे प्रताप नारायण मिश्र की है। इनमें से किस कवि ने कालिदास का संहार मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? ठाकुर जगमोहन सिंह ने। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया सी के पंक्तिकार कौन थे? तो अंबिका दत्त व्यास हैं। अगला प्रश्न है किस कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त थी? तो अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि दशरथ विलाप कविता नामक कविता किस भाषा में रचित है? तो दशरथ विलाप जो रचना है वो कविता हमारी खड़ी बोली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारतीय हरिचंद के फुफेरे भाई थे? तो राधा कृष्ण दास जो थे वो इनके फुफेरे भाई थे भारतीय हरिचंद के। अगला प्रश्न है कि अब यूं और आवत है सजनी मिल जाओ गले लगी के छतिया किसकी पंक्ति है? तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। अगला प्रश्न हमारा है कि धन्य भूमि लिखा कि धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजान इस पंक्ति के लेखक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीमादास के संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो बालकृष्ण भट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो विकल्प हमारा डी सही जगनीत ने। अगला प्रश्न है कि गोल्डस्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किसने किया था? तो ये जो कवि हमारे हैं द्विवेदी के श्रीधर पाठक ने किया था। श्रीधर पाठक द्विवेदी के कवि हैं। जीर्ण जनपद किसकी रचना थी? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना थी। विजय वल्लरी किसकी रचना है? तो विजय वल्लरी भारतीय हरिचंद की रचना है। अगला प्रश्न है प्रेम पुष्पावली किसकी रचना थी? तो प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की रचना थी। लिखा कि त्रप्यंताम श्रृंगार विलास किसकी रचना थी? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना थी। भारत 12 मासा रचना किसकी थी? तो राधा कृष्ण दास की रचना है। अगला प्रश्न श्यामा सरोजिनी किसकी रचना थी? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना थी। अगला प्रश्न है कि सुकव सत्सई किसकी रचना थी? तो विकल्प हमारा बी सही अंबिका दत्त व्यास की। अगला प्रश्न है कि पावस पयोनिधि किसकी पंक्तियां थी? तो ये गोविंद गिल्ला भाई की रचना थी। हो होरी किसकी रचना है? तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। कुब्जा पचीसी किसकी रचना थी? तो कुब्जा नवनीत चतुर्वेदी की रचना थी। देखिए कि नव भक्तमाल किसकी रचना है? तो राधाचरण गोस्वामी की रचना है। एक तो भक्तमाल है जो नाभादास की जो 1603 में लिखी गई, लेकिन ये हमारी नव भक्तमाल है जो राधाचरण गोस्वामी की रचना थी। अगला प्रश्न है समस्या पूर्ति प्रकाश किसकी रचना थी? तो इसमें विकल्प गलत दिया गया है, तो देखिए मैंने अलग लिखा था दुर्गादत्त व्यास। इसके जो समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गादत्त व्यास। अगला प्रश्न समस्या पूर्ति सर्वस्व किसकी रचना है? तो ये हमारी अंबिका दत्त व्यास की रचना। विकल्प हमारा ए सही है। समस्या पूर्ति प्रदीप किसकी रचना थी? तो गोविंद गिल्ला भाई की रचना थी। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न हार्दिक जो हर्ष आदर्श है किस रचना है? तो प्रेमधन की रचना है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र है। अगला प्रश्न है कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे किधर तुम छोड़ कर हमको पधारे पंक्ति के रचनाकार कौन थे? तो भारतीय हरिचंद थे।
अगला जो कथन है वो किसका, देखिए, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का ठीक। इस कथन के प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक क्या है, तो भारतेंदु युग की जो समाप्ति हुई थी वो सरस्वती पत्रिका कथा के प्रकाशन से हुई थी। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू बारिये, ये कथन किस रचना से लिया गया है, तो ये रचना तो भारतेंदु की है, लेकिन भारतेंदु के उत्तरार्ध भक्तमाल से ये पंक्तियां ली गई हैं। और किसके लिए कही गई थी, ये कही गई थी रहीमदास के लिए। तो यहीं पे हमारे 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न लगे, ये मुझसे बहुत सरल क्वेश्चन, इस टाइप के ही प्रश्न आएंगे। आप जानना ना तो हमको ज्यादा सरल पढ़ना, ना ज्यादा कठिन पढ़ना है, हम लोगों को दोनों चीजें लेकर के चलना है और इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, बस अपनी तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए। किसी तरीके से एक सीट हम लोगों को ले लेनी है 2026 में, और परीक्षाएं इसकी अक्टूबर या नवंबर में हो जाएंगी। नवंबर लास्ट तक इसकी परीक्षाएं हर हालत में हो जाएंगी। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय बाय।